नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं संजय चतुर्वेदी। और श्रोताओं, मैं हूँ अर्चना। आप सबको मेरा भी सप्रेम नमस्कार। अर्चना जी, आज की शाम वर्ष की आखिरी शाम है, याद है ना आपको? संजय जी, इसमें कौन सी बताने वाली बात है? अजी बचपन के दिनों में हम भी उस्ताद हुआ करते थे सेलिब्रेशन के। अच्छा, अपने लिए चाहे वर्ष का पहला दिन हो या अंतिम दिन, सभी दिन खासे धमा चौकड़ी के होते थे। अच्छा। घर में बैठकर दादी माँ की बनाई पकौड़ी क्या कमाल की होती थी। बस खाते जाओ खाते जाओ। अरे भाई, वाकई मुंह में पानी आ गया आपकी बातों को सुनकर। अर्चना जी, सच कहें तो यह जोश और जुनून की बात होती है। अब देखिए ना, जाड़े का मौसम है, लेकिन वर्ष की आखिरी शाम का लुत्फ उठाने को बेताब लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। अभी आकाशवाणी स्टूडियो आने के क्रम में हमें देर शाम तक स्टेडियम में फूलों से मुस्कुराते बच्चे दिखे, तो खिलखिलाते हुए बड़े बुजुर्ग भी, और हंस हंस कर बात करती माँ बहनें खासे उत्साह से लबरेज दिख रही थी। संजय जी, ऐसा ही मंजर मैंने भी देखा। क्या देखा? रंग बिरंगे परिधानों में आसमान को छू लेने की तमन्ना लिए युवा पीढ़ी के जुनून के क्या कहने। वाह! प्रगति के पथ पर अग्रसर उनके पांव थमने का नाम नहीं ले रहे। विज्ञान का क्षेत्र हो या अर्थविद, साहित्य का क्षेत्र हो या कला हो, कानून का क्षेत्र हो या खेती गृहस्थी, हर क्षेत्र में वर्ष 2025 उत्कर्ष का क्षेत्र रहा है। अर्चना जी, आपने तो हमारे मुंह की बात ही छीन ली। लीजिए सुनिए ना, क्या कुछ कह रहे हैं आम जन, लोगबाग और आकाशवाणी के हमारे नियमित श्रोतागण। चलिए सुन लेते हैं। आप अपना परिचय दीजिए और बताइए कि वर्ष 2025 आपके लिए कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा। अपने चाय बेच करके अपना जिंदगी बिता रहे हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है मधुसूदन गुप्ता। चाय दुकान के नाम से जाना जाता है। गोरक्षणी मोहल्ला के रहने वाला हूँ मैं। हलवाई के भी काम करता हूँ साथ में भी। मगर हमको बहुत अच्छा रहा 25 वाला भी, और 26 में भी अच्छा रहा महादेव की कृपा से। हर हर महादेव के नाम से हम लोग रहते हैं, उन्हीं के भरोसा पर रहते हैं हम लोग। ऐसे तो कर्म करना है, अपना कर्म तो करबे करेंगे, सब दुनिया करता है। आज भी कर रहे हैं, कल भी करना पड़ेगा। इससे बहुत बढ़िया रहा। 26 में बढ़िया रहेगा। हम देख रहे हैं पेटीएम इस्तेमाल करते हैं आप। हाँ, पेटीएम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि युग ऐसा आ गया है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। अरे हम लोग के ज़माने में तो सब नहीं था, बाकी आज के दौर में तो सब चल रहा है, तो उसी के दौर में तो रहना ही पड़ेगा हमको। खुशी की बात है ना? हाँ, बहुत खुशी की बात है ये, बहुत अच्छी बात है ये सब। ठीक है, धन्यवाद। साल 2025 हमारे लिए तो अच्छा ही रहा। थोड़ा बहुत दाल रोटी चल जा रहा है। हम ऑटो चलाते हैं। हमारा घर कैथी पड़ेगा, नोखा थाना में। मेरा नाम मोहम्मद हसामुद्दीन अंसारी है। आगे क्या सोचे हैं 2026 के लिए? 2026 के लिए क्या सोच रहे हैं? यही सोच रहे हैं, गाड़ी चलाया जाएगा, अपना दाल रोटी चलेगा, बाल बच्चे पढ़ाएंगे। जैसा ऐसी होगा ट्रैफिक देखते हुए अपना हम लोग भी अपना सेल बढ़ाते रहेंगे, मेहनत करेंगे। गाड़ी के लिए लोन लिया गवर्नमेंट से? हाँ, लोन लिया है। खुश हैं? हाँ, खुश है। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा बीता है, बहुत बढ़िया है। आने वाला भी समय भी बहुत बढ़िया लगेगा। परिचय दीजिए। मेरा नाम बबलू कुमार पड़ेगा, अमृत तालाब। क्या करते हैं आप? तिलकुट बेचते हैं, फल बेचते हैं। 2026 के बारे में क्या सोच रखा है आपने? अब आने वाला समय बताएगा सर, क्या होगा हमारे साथ, क्या नहीं होगा। सरकारी योजनाओं का लाभ लिया आपने? नहीं सर। आयुष्मान कार्ड वगैरह का? हाँ, वो घर का चलता है। बताइए उसके बारे में थोड़ा। वो तो आयुष्मान कार्ड जब से बना, खाली एक बार पिताजी को इस्तेमाल हुआ है बस, और किसी का नहीं। आपको मदद मिली उससे ना? हाँ, मिली है, बहुत बढ़िया दूरी मिली है। खुश हैं आप? हाँ, बहुत खुश है। बहुत धन्यवाद। सर, जो भी रहा ठीक ही रहा। कमाने खाने वाले आदमी हैं हम लोग। डेली जो है 2025 ठीक ही रहा। अब 2026 कैसा आएगा तो प्रभु के हाथ में है, और उसके लिए क्या कहा जाएगा। हम लोग रोड पे कुछ कुछ बेच के बाल बच्चा पोस लेते हैं, अपना परवरिश चला लेते हैं, और क्या कहना है। नाम पता ज़्यादा क्या कहेंगे।
नाम पता परिचय? नाम पता यही है कि हम लोग व्यवसाय करते हैं सीजनली आइटम बेच के, कभी गर्म कपड़ा हुआ, कभी ठंडा बरसाती हुआ, ये हम लोग बेच देते हैं। कहाँ बिजनेस है आपका? विजयनाथ जी विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर ये जो है हम लोग कार्यक्रम भी कर लेते हैं और नेहरू पार्क के पास हम लोग अपना व्यवसाय करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम पड़ेगा विक्रमा प्रसाद। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रमा जी। मेरा नाम भीम सिंह बस डिपो से। इस साल का साल बहुत बढ़िया रहा और आगे भी बढ़िया रहेगा। क्या करते हैं आप? अंडा बेचते हैं अंडे का व्यवसाय है जी। 2026 में क्या सोच रखे हैं? कुछ नहीं, सोच का जैसा आएगा वैसा देखा जाएगा। हाँ ठीक, बहुत धन्यवाद। अरे वाह, क्या बात है। मुझे तो वह शेर याद आ गया संजय जी कि नशे मन पर नशे मन इस तरह तामीर करते जा कि बिजलियां गिरते गिरते खुद ही खुद बेजार हो जाए। वाह 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 वाह, क्या बात है अर्चना जी, क्या बात है। वर्ष 2025 जाते जाते हमें बहुत कुछ दे गया। कुछ यादगार, जानदार, शानदार उपलब्धियां हासिल हुई, तो हमसे कुछ छीन भी गया जाते जाते इस वर्ष में। अभिनेता आसरानी जी और धर्मेंद्र साहब हमसे जुदा हुए। उनके बिछड़ने का गम कह रहा है कि हम गम ज़दा हैं, किस तरह गाए खुशी के गीत। लेकिन सुख दुख, खुशी और गम तो धूप छांव की तरह आते ही जाते रहते हैं अर्चना जी। चलिए सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों के बुद्धिजीवी लोग बाग। आप हैं विनय कृष्ण, संयुक्त सचिव बिहार एथलेटिक्स एसोसिएशन। वर्ष 2025 रोहतास ज़िले के लिए सुनहरा वर्ष रहा है इस मामले में कि एथलेटिक्स के लिए जो एथलीट हैं, ग्रामीण इलाकों से निकले प्रतिभावान खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी जिले का परचम लहरा रहे हैं। खासकर एथलेटिक्स में मैं बताना चाहता हूं कि वर्ष का सबसे स्वर्णिम अध्याय आरंभ हुआ तब जहां जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र काराकर प्रखंड स्थित बुढ़वल गांव के प्रदीप कुमार ने इस वर्ष अक्टूबर में बहरीन में आयोजित एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया और लंबी कूद और रिले रेस की स्पर्धा में 5वां स्थान प्राप्त कर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश ही नहीं जिले का भी नाम रोशन किया है। वहीं विकास राय जो कि रोहतास के शिवसागर प्रखंड के तुरनी गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में भी 3000 मीटर स्टीपल चेज की स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। किसान परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले विकास ने ललित नारायण विश्वविद्यालय दरभंगा का प्रतिनिधित्व करते हुए यह उपलब्धि हासिल की। गत वर्ष 2024 में प्रतियोगिता के दौरान पैर टूटने जैसी दुर्घटना झेलने के बावजूद राजगीर के एथलेटिक्स प्रशिक्षण शिविर में गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया। फिर से 2025 में उन्होंने इसी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। इसी तरह राष्ट्रीय प्रतियोगिता में तिलोथू की रहने वाली निशी कुमारी ने भी कई पदक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। और निशी कुमारी की एक बड़ी उपलब्धि यह रही कि उन्हें खेलों के प्रदर्शन के आधार पर ही राज्य सरकार ने नौकरी भी प्रदान की है। साथ ही एथलेटिक्स में भी बंजारी के पीयूष राज और विक्रमगंज से रहने वाले रितेश राज ने भी अपने अपने स्पर्धा में बेहतरीन प्रदर्शन कर राज्य ही नहीं जिले का भी नाम मान सम्मान बढ़ा रहे हैं और आगे इन्हीं खिलाड़ियों से उम्मीद है कि जिले के लिए ये ओलंपिक का सपना पूरा कर सकते हैं। और आप हैं डॉक्टर मधुलता शुक्ला, विभागाध्यक्ष रसायन विज्ञान विभाग, जीबी कॉलेज, रामगढ़, कैमूर। विज्ञान के दृष्टिकोण से वर्ष 2025 वास्तव में एक परिवर्तनकारी वर्ष रहा है। इस वर्ष विज्ञान ने केवल लेबोरेटरी तक सीमित न रहकर रियल लाइफ में अहम भूमिका निभाई है। जैसे कि इसरो का स्पेडेक्स जिसको कि हम स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, भारत के लिए लैंडमार्क स्टेब्लिश किया है और स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में
स्पेडेक्स के थ्रू 2 सैटेलाइट को सक्सेसफुली जोड़ा जा सकता है। इसका परीक्षण सक्सेसफुली किया गया है। अगर स्पेस और एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा मॉम Z14 नामक गैलेक्सी का खोज किया गया, जो ब्रह्मांड के जन्म के मात्र 280 मिलियन ईयर्स बाद ही बनी थी। अगर बात करें हम मेडिसिन और हेल्थ के फील्ड के लिए तो AI संचालित दवा की खोज तथा उसका सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। पहले केवल AI के सहारे मॉडल बनाए जाते थे, लेकिन इस बार उसका सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंटेशन भी किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज की युवा पीढ़ी नशे की लत में बुरी तरह फंस चुकी है। इसीलिए नशे की लत जैसे अल्कोहल और ड्रग्स को कम करने के लिए एक स्मार्ट पैच का सक्सेसफुल परीक्षण किया गया है, जो दवाओं के बिना ही मस्तिष्क के क्रेविंग को कंट्रोल करता है। तो इससे हम लोगों को बहुत ही आसानी से जो युवाओं के नशे का लत है उसको कि हम लोग छुड़ा सकते हैं। तो अगर बात करें पर्यावरण की तो संरक्षण प्रयासों के कारण ग्रीन सी टर्टल को लुप्त प्राय सूची से हटाकर सुरक्षित कैटेगरी में डाला गया है। और ये भी हम जानते हैं, नई खोज से पता चला है कि ओजोन की परत जो कि 2019 में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसमें कि छेद पाया गया था, उसमें भी सुधार देखा गया है, जो वैश्विक जलवायु नीतियों की सफलता को दर्शाता है। और भारत सरकार ने विज्ञान रत्न जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों के माध्यम से इंडिया के साइंटिस्ट को सम्मानित किया है। सरकार ने भारत को ग्लोबल साइंस हब बनाने के लिए अच्छा खासा फंड रिलीज़ किया है, जहां की लोग रिसर्च डेवलपमेंट और नए नए इनोवेशंस के लिए प्रोजेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और सरकार उन्हें ग्रांट करेगी ताकि वो लोग अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर सके और साइंस को नई गति दे सके हमारे देश के लिए। मैं कमलेश चंद्र त्रिपाठी भारत की एक प्रमुख वित्तीय संस्था भारतीय जीवन बीमा निगम में प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर कार्यरत हूँ। आज का जो विषय है वित्त और अर्थ के दृष्टिकोण से यह वर्ष कैसा रहा, तो मेरा स्पष्ट मानना है कि तमाम उतार चढ़ाव, वैश्विक मंदी, अमेरिका द्वारा व्यापारिक संबंधों को तार तार करने वाली उसकी नीति के बावजूद भारत के लिए यह वर्ष बहुत ही सकारात्मक रहा है। यदि हम भारत के विकास दर की बात करें तो यह दूसरे तिमाही में सितंबर के अंत तक GDP के विकास दर जो दर्ज की गई वो लगभग 8% रही है, जो उम्मीद से काफ़ी बेहतर है। यह वृद्धि कृषि क्षेत्र में प्रगति, मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्रों में तमाम सुधार और आर्थिक सुधारों के कारण हुई है, जिससे भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। अब इस वृद्धि के कारणों पर अगर हम थोड़ा सा नज़र डालें तो इसमें स्पष्ट है कि सरकार द्वारा बनाई गई नीतियाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो लोगों का निवेश है, निजी उपभोग में वृद्धि आदि को हम इसमें गिन सकते हैं। चाहे आयकर की नई स्लैब हो, GST में बदलाव हो, इन सब ने निवेश और निजी उपभोग में उम्मीद से ज़्यादा निवेश करने के लिए लोगों को प्रेरित किया है। इस वर्ष शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड आदि में भी निवेश करने वालों की संख्या काफ़ी बढ़ी है। हम देख रहे हैं कि कृषि क्षेत्र में भी काफ़ी सुधार दिख रहा है। जहाँ तक नौकरी पेशा वालों की बात है तो टैक्स स्लैब में जो बदलाव हुए हैं उससे भी लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। बीमा सेवा क्षेत्र में GST शून्य होने से भी इसमें विस्तार की संभावना बढ़ रही है। ये लोगों को जो बचत होगा वो निजी उपभोग को बढ़ावा देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर हम आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों पर नज़र डालें तो उनकी स्थिति भी कुछ वर्षों से लगातार अच्छी होती दिख रही है और इस साल भी बहुत अच्छा ही कहा जाएगा। लोगों को अनाज मिल रहा है, जो गरीब तबके के लोग हैं तो उनका जीवन स्तर धीरे धीरे सुधर रहा है। तो इस प्रकार गरीबों का भी जीवन स्तर काफ़ी सुधार हुआ है
और वो किस प्रकार संभव हुआ कि आज हर फुचका, चाहे वो पानी पूरी वाला हो या छोटा छोटा दुकानदार हो, मोची तक वो QR कोड से पैसा ले रहा है। तो ये एक सुखद बदलाव है और निश्चित तौर पर ये हम आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहा है हमारे देश के। तो कुल मिलाकर अर्थवित्त की दृष्टि से यह वर्ष बहुत ही सकारात्मक रहा है और भारत की स्थिति लगातार सुदृढ़ होती रही है। ब्रकिशोर पांडे का आप सभी को नमस्कार। अलविदा 2025, सुस्वागतम 2026। यह वर्ष 2025 शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। आज हम एक परिवर्तनकारी दौर से गुजर रहे हैं। 2025 शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव देखे गए, खासकर NEP 2020 के प्रभाव से। शिक्षकों को अब केवल विशेषज्ञ नहीं बल्कि फैसिलिटेटर, मेंटर और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली टीचर्स के रूप में तैयार किया जा रहा है। डिजिटल और AI आधारित शिक्षा की ओर शिक्षक के कदम अग्रसर हैं। अब शिक्षकों को टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल बिठाना और उसका उपयोग करना सीखना अपरिहार्य है। खासकर बिहार के परिप्रेक्ष्य में व्यापक शिक्षक भर्ती, प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास, पारदर्शी स्थानांतरण नीति एवं अन्य नीतियों के माध्यम से विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। NEP 2020 के उद्देश्य को सन्निहित कर बिहार पाठ्यचर्या रूपरेखा BSF 2025 तैयार की जा रही है, जिसके कारण समावेशी और समग्र शिक्षा, बुनियादी ढांचे में सुधार और अन्य व्यापक आधारभूत संरचना का विकास किया जा रहा है। 2025 में शिक्षा में कुल बजट का लगभग 22% शिक्षा पर व्यय किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण और अन्य कारण से हम लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध हैं और इसके लिए पूरा तंत्र, शिक्षक और सभी लोग कृत संकल्पित हैं कि शिक्षा के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल कर हम लोग बिहार को एक विकसित राज्य के रूप में निर्माण करेंगे। धन्यवाद। मैं अर्जुन कुमार, शिक्षक व पत्रकार, शिक्षा एवं मीडिया क्षेत्र में विगत 35 वर्षों से भी अधिक समय से जुड़ा हूँ। वर्ष 2025 एक परिवर्तनकारी वर्ष रहा है, खासकर शिक्षकों के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत शिक्षकों के प्रशिक्षण और विकास पर विशेष जोर दिया गया। अब हर शिक्षक को सालाना 50 घंटे का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य बनाया गया है, जिसमें डिजिटल शिक्षाशास्त्र, AI और मूल्य आधारित शिक्षा जैसे विषय शामिल हैं। शिक्षकों को स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन शिक्षा और ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म के उपयोग में दक्ष बनाना। नवाचारी शिक्षा, इसके अंतर्गत शिक्षकों को छात्रों के लिए इंटरैक्टिव और दिलचस्प पढ़ाई करवाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना। तीसरा, मूल्य आधारित शिक्षा, शिक्षकों को नैतिक मूल्यों और जीवन कौशलों को सिखाने पर जोर देना। चौथा, प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन, इस बिंदु के अंतर्गत शिक्षकों का मूल्यांकन उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जा रहा है, जिसमें छात्रों की प्रगति और प्रशिक्षण प्रभावशाली है। संजय जी, आपको याद है ना कि इस वर्ष वंदे मातरम का 150 वर्ष पूरा हुआ है? हाँ जी, याद है। वही वंदे मातरम जिससे हम अपने आकाशवाणी प्रसारण की शुरुआत करते हैं। हाँ जी हाँ। और यह हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्राण भी है। तो फिर क्यों नहीं सुन लिया जाए वंदे मातरम की कहानी। पेश कर रही हैं प्रियांशु। चलिए सुन लेते हैं। वंदे मातरम। मैं वंदे मातरम हूँ। मैं केवल 2 शब्द मात्र नहीं, अपितु भारत की स्वतंत्रता साधना का वह पवित्र मंत्र हूँ जिसने लाखों भारतीयों के हृदय में राष्ट्र प्रेम की ज्योत जलाई, बलिदान की प्रेरणा दी और साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक स्वर में विद्रोह की लहर पैदा की।
यह मंत्र आज भी हर भारतीय के लिए मातृभूमि के प्रति कृतज्ञ और समर्पण का प्रतीक है। बंगाल विभाजन के दौरान भी मुझे गाया गया। विदेशों में भारतीय क्रांतिकारियों पर भी मेरा खास प्रभाव देखा गया। वर्ष 1907 में मैडम भिकाजी कामा ने बर्लिन के स्टटगार्ट में भारत के बाहर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया। इस झंडे पर वंदे मातरम लिखा था। अगस्त 1909 में जब मदन लाल ढींगरा को इंग्लैंड में फांसी दी गई तो फांसी पर चढ़ने से पहले उनके आखिरी शब्द थे वंदे मातरम। वर्ष 1909 में पेरिस में रहने वाले भारतीय देशभक्तों ने जिनेवा में वंदे मातरम नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। अक्टूबर 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले को केप टाउन में वंदे मातरम के नारे के साथ एक भव्य जुलूस के साथ स्वागत किया गया। वर्ष 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने मुझे लिखा। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने मुझे गाने के रूप में पेश किया। 1996 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार मुझे गीत के रूप में गाया गया। मैं ऐसा गीत था जो उस दौर में आंदोलन का प्रतीक बन गया और हर जुबान पर चढ़ गया। मेरी धुन सुनते ही लोगों में देशभक्ति की लहर दौड़ पड़ती थी और यही वजह है कि अंग्रेज़ों ने मुझे गाए जाने पर भी बैन लगा दिया था। यही वजह है कि 24 जनवरी 1950 में मुझे राष्ट्रीय गीत के तौर पर चुना गया था। एक गीत के रूप में मुझे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने ऐतिहासिक उपन्यास आनंद मठ में लिखा। उपन्यास की पृष्ठभूमि 18वीं शताब्दी का बंगाल है, जब सन्यासियों ने अंग्रेजी शासन और स्थानीय अत्याचारों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष किया था। इस गीत में भारत माँ को देवी के रूप में चित्रित किया गया है, जो दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का संयुक्त स्वरूप है। गीत की प्रथम 2 पंक्तियाँ इतनी ओजस्वी हैं कि पूरे देश में आग की तरह फैल गईं। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। मैं मातृभूमि को नमस्कार करता हूँ, जो जल से परिपूर्ण, फलों से समृद्ध, मलय पर्वत की शीतल हवा से सुगंधित और हरियाली से ढकी हुई हैं। वर्ष 1905 में बंग भंग के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। तब मैं जन जन का युद्ध घोष बन गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वयं मुझे गाया। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष जैसे क्रांतिकारी नेता इसे दोहराते हुए जेल गए। सड़कों पर, सभाओं में, स्कूल कॉलेजों में यह गूंजने लगा। ब्रिटिश सरकार इतनी भयभीत हुई कि उसने मेरे गाए जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। फलस्वरूप मुझे गाए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति क्रांतिकारी घोषित कर दिए जाते थे। गीत के रूप में मेरी शक्ति का एक जीवंत उदाहरण 1960 का सूरत अधिवेशन है, जो कांग्रेस 2 गुटों में बंटने को थी। तब हजारों कार्यकर्ताओं ने एक साथ वंदे मातरम गाकर ऐसी वातावरण बनाई कि मतभेद भूलकर सब एक हो गए। इसी प्रकार 1920 के असहयोग आंदोलन, 1930 के नमक सत्याग्रह और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में यह गीत हर आंदोलनकारी के होठों पर था। आज भी वंदे मातरम हमारे राष्ट्रीय गीत के रूप में संविधान द्वारा मान्य है। मुझे गाने के लिए ज़रूरी है कि इसे पूर्ण श्रद्धा और गौरव के साथ गाया जाए। यह गीत स्मरण कराता है कि स्वतंत्रता कोई स्थिर वस्तु नहीं, बल्कि निरंतर संघर्ष और जागरूकता से प्राप्त होने वाली उपलब्धि है। जब जब देश पर संकट आया है, चाहे 1962, 1965, 1971 का युद्ध हो या 1999 का कारगिल, वंदे मातरम ने फिर से सैनिकों और नागरिकों को एक सूत्र में बांधा। आज के परिप्रेक्ष्य में वंदे मातरम केवल अतीत का गौरवगान नहीं, बल्कि भविष्य का आह्वान है। जब हम वंदे मातरम कहते हैं तो हम केवल भारत की भूमि को नहीं, उसके संस्कृति, विविधता सहित क्षमता और संकल्प को नमन करते हैं। वंदे मातरम भारत का वह अमर मंत्र है जिसने परतंत्र भारत को स्वतंत्र भारत बनाया और स्वतंत्र भारत को सशक्त, आत्मनिर्भर और गौरवशाली बनाने की प्रेरणा देता रहा। यह 2 शब्द मात्र नहीं, 700 वर्षों के संघर्ष की गाथा है, करोड़ों बलिदानों का संग्रह है और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वतंत्रता की सबसे पवित्र प्रतिज्ञा है। भाइयों और बहनों, 7 नवंबर 2025 को मेरे जन्म के 150 वर्ष पूरे हुए। 7 नवंबर 1875 को अक्षय तृतीया के दिन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने मुझे शब्दों में पिरोया। 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मुझ पर आधारित समारोह नवंबर 2026 तक चलने वाले हैं। आप भी मुझे गाइए, गुनगुनाइए, राष्ट्रीय अस्मिता के लिए कदम बढ़ाइए। आने वाला कल ज्योतिर्मय हो, यही कामना है। जय हिंद।
अर्चना जी, बड़ी रोचक लगी वंदे मातरम की कहानी। कोटि कंठों से प्रवाहित गीत वंदे मातरम, हम सदा गाते रहेंगे गीत वंदे मातरम। लेकिन अब देखिए अर्चना जी, अब तो कार्यक्रम का समय भी खत्म होने चला है। लेकिन खुशी की बात यह है कि चलते चलते 9 वर्ष की तैयारी की धूम की आवाजें आप तक भी पहुंच रही होंगी। खुद ही सुन लीजिए किस तरह से हमारे बाल कलाकार गीतों की शाम में डूबे हैं। तो इनके गीत क्यों नहीं सुन लिया जाए? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सुन लिया जाए। आइए सुनते हैं यह गीत। अभिनंदनम स्वागतम स्वागतम मंगलम मंगलम स्वागतम स्वागतम मंगलम मंगलम। छाई फूलों पर निखार आई झूम के बहार, छाई फूलों पर निखार आई झूम के बहार, छाई फूलों पर निखार आई झूम के बहार। आओ मिलकर करे चंदनम वंदनम, आओ मिलकर करे चंदनम वंदनम स्वागतम स्वागतम मंगलम मंगलम स्वागतम स्वागतम मंगलम मंगलम। प्यार की हवा चले प्रेम पूर्वा बहे, प्यार की हवा चले प्रेम पूर्वा बहे, प्यार की हवा चले प्रेम पूर्वा बहे। रागनी से भरे अंजुमन अंजुमन, रागनी से भरे अंजुमन अंजुमन स्वागतम स्वागतम मंगलम मंगलम स्वागतम स्वागतम मंगलम मंगलम। तो हम लोगों ने गीत भी सुना अर्चना जी, लोगों की बातें भी सुनी अर्चना जी, और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमें श्रोताओं से अब यहीं विदा लेनी चाहिए। तो चलते चलते एक बार हैप्पी न्यू ईयर बोलकर श्रोताओं से विदा लेते हैं। बेशक श्रोताओं, अब तो और 2.5 घंटे ही रह गए हैं ना नए वर्ष में। तब तक के लिए अर्चना जी, हमारी आकाशवाणी की टीम और हम सबको आज्ञा दीजिए। 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप सबको हमारा नमस्कार। और नमस्कार अर्चना जी, आपको भी। श्रोताओं, आप सबको हमारा नमस्कार और न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं।